अधिनियम 1955, मुझे पता नहीं कितने लोग लिख रहे हैं, एक किसमें संशोधन हुआ है? 1955 का जो सिटीजनशिप एक्ट है उसके अंदर एक संशोधन करना था। वो संशोधन ये था, जैसे आपने प्रस्ताव में संशोधन किया ना अभी, वैसे संशोधन उसमें थोड़ा सुधार करना था। और वो सुधार की प्रक्रिया मतलब भारत की संसद, पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों सदनों में इस बिल को पारित करने के बाद ये सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल 2019 ये अभी बिल से परिवर्तित हो गई, ये एक्ट बन गया, इसलिए सीएबी से ये अमेंडमेंट एक्ट हो गया, अभी कानून के रूप में ये स्थापित हो गया है। अब इस कानून के आधार पर पूरे देश भर में किसी भी प्रांत में जो पहले के लोग आकर बसे हुए हैं उनको एक फॉर्म दिया जाएगा जिसके आधार पर ये सारे लोग अपना नाम अप्लाई कर सकते हैं कि सिटीजनशिप लिस्ट में हमारा नाम आना चाहिए। लेकिन कितनी बड़ी शोकांतिका है कि जिन लोगों का विभाजन में कोई दोष नहीं था, ऐसे लोगों को 70 साल तक जिन कैंप में वो रहे हैं, आप लोग कैंप जाकर देखेंगे तो रहने के लिए ठीक से कमरे नहीं है। सर्दियों में, बारिश में, कड़ाके की धूप में कैसे लोग रहते हैं, कभी कैंप्स में जाकर आप देखिए कि रेफ्यूजी कैंप कैसे होता है। कोई अपनी खुद की जमीन नहीं है, खुद की कोई चीज खरीद नहीं सकते हैं, खरीद के कहां रखेंगे, नौकरी उनको मिलती नहीं है। अपने ही देश के नागरिक अपने ही देश में 70 साल तक बिना किसी देश के नागरिक करके रहते हैं। ये अपने देश के लिए कितनी बड़ी शोकांतिका है। हम में से कोई भी यदि उस प्रकार का होता तो कल्पना करके देखिए, आपको यदि कोई कहा जाए कि इस हॉल से बाहर निकल जाओ, तुम भारत के नागरिक नहीं हो। ये रवीश कुमार जी ने एक छात्रों को ऐसे सवाल पूछा, प्रदर्शन करने जो निकला ना उनको, और उन छात्रों को जाके पूछता है कि अरे ये तो एनआरसी जो लाया है वो अपडेट करने जाएंगे तो आप सब लोगों को डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अरे आप तो भारत के नागरिक हो, आप तो इतने साल से यहाँ पर रह रहे हो, लेकिन आपको भी डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप भारत के नागरिक हो। तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बुरा नहीं लग रहा इस बात का? तो रवीश कुमार तो चाहता था और कुछ बदलाने के लिए छात्रों को जवाब दे दे, लेकिन जैसे उसने कहा कि आपको बुरा नहीं लग रहा, आपको डॉक्यूमेंट्स मांगा अपने देश में, अपने डॉक्यूमेंट मांगने के लिए, लेकिन उन छात्रों ने रवीश कुमार को जवाब दिया कि भाई साहब सुन लो, अपने ही देश में 10 बार भी यदि कोई हमारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा तो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, हम जरूर दिखाएंगे, लेकिन हमारे डॉक्यूमेंट दिखाने से जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनको यदि बाहर का रास्ता दिखाने के लिए आसान होता है तो हम अपने देश में 10 बार डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। और इसलिए इस एक्ट के तहत ऐसे कितने लोगों को नागरिकता मिलेगी इसका नंबर अभी बताना जरूरी नहीं है, लेकिन इस शुरुआत में इस बात को ध्यान में लेना है तो इसका कैसे लोग किस तरीके से उपयोग करते हैं और इस बिल इस एक्ट को पास होने से क्या क्या फायदा होने वाला है देश को, इसको भी समझने की जरूरत है। अभी जैसे एनपीआर शुरू हुआ है, नेशनल पीपल रजिस्टर, जनसंख्या रजिस्टर एक बनने वाला है। हर 10 साल के बाद में देश में जनगणना होती है, सेंसस होता है। हर बार उसके पहले देश में जितने भी नागरिक हैं उन नागरिकों की लिस्ट बनती है, वो कहीं का भी होगा। जैसे महाराज रोहिंग्या भी आके बैठे हैं तो उनका भी लिस्ट में नाम आ जाएगा, सबके नाम आएंगे। जितने जन देश में है ऐसे सबकी लिस्ट बनेगी, वो है जनसंख्या लिस्ट, एनपीआर। अब कुछ लोगों को इसमें डर लग रहा है। दूसरा क्या है,
एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये पहला रजिस्टर, इसकी गिनती होनी चाहिए और इसीलिए नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन ऐसे 1991 में पहली बार, 51 में पहली बार बना और वही आधार बनने वाला है एनआरसी का। आप ध्यान दीजिए 1951 में जिन लोगों के नाम इस लिस्ट में थे उनके पोते पोती बेटे बेटी सब जो है उनके नाम उसमें लिस्ट में जिनके होंगे उनको भारत की नागरिकता है। 1971 में जो वोटर लिस्ट बनी और 51 के बाद जो वोटर लिस्ट बनी, उस वोटर लिस्ट में हम जो वोटिंग वोटर लिस्ट है ना, वो वोटर लिस्ट जो बनी थी उसमें जिनके नाम थे उनके परिवार के लोग ये भारत के नागरिक रहेंगे। जो भारत के स्थानिक लोग हैं वो भी है, लेकिन अभी आपने कुछ दिनों में बातें सुनी होगी कि बांग्लादेश में शेख हसीना जी ने भी कह दिया कि बांग्लादेश के जितने भारत में लोग नागरिक हैं हम उनको वापस लेंगे। ये किसका प्रभाव है? बांग्लादेश राइफल्स जो है उनके पास अभी लोग आना शुरू हो गए वहां पर कि आपको बांग्लादेश में प्रवेश दीजिए। क्यों? क्योंकि लोगों को भी डर सताने लग गया कि एक बार ये एक्ट लागू हो जाने के बाद में, एनआरसी अपडेट होने के बाद में जितने भी बांग्लादेशी घुसपैठी है बाहर के उनको डिटेक्शन कैंप में भेज दिया जाएगा। उनके लिए अलग डिटेक्शन कैंप बनेंगे और फिर दो देशों के बीच में आपस में बातचीत होकर जितने भी लोग डिटेक्शन कैंप में हैं इनको ससम्मान के साथ उनके देश में वापस भेजा जाए। लेकिन ये डिटेक्शन कैंप कैसा होता है, इसके टेंशन में ही बहुत सारे लोग तो बांग्लादेश की तरफ रास्ता पकड़ना शुरू कर दिए। क्या ये बिल का परिणाम नहीं है? भारत के संसाधनों पर कितने लोगों का अधिकार आज बैठा हुआ है? तो 5 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी पूरे भारत में आज है। 5 करोड़ कम नंबर होता है क्या? 5 करोड़ लोग भारत के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं। भारत की सुरक्षा को हर बार एक चुनौती देते हैं। लोगों को नुकसान किस बात का हो रहा है? ये जो सड़कों पर जो पॉलिटिकल पार्टी समर्थित जो आतंकवाद सारा दिख रहा है, ये सारा क्या है? जैसे नोटबंदी के बाद में जाली नोट मार्केट से गायब हो गई तो लोगों को चुनाव में वोट बांटने के लिए मिल नहीं रहा था और इसलिए कुछ पॉलिटिकल पार्टी ने उसको किस प्रकार से उसका विरोध किया हम सब लोग जानते हैं ना। वैसे ही ये एक्ट लागू होने के बाद पूरे पूर्वोत्तर में जहां जहां बांग्लादेशी घुसपैठ होती है, बिहार, बंगाल, झारखंड, इन प्रदेशों में विशेषकर जो बांग्लादेशी घुसपैठ बड़ी संख्या में आई है और जिसके कारण एक डेमोग्राफी चेंज हो गया है। गांव के नाम बदल गए हैं। अभी जो भारत बांग्लादेश की बॉर्डर है उसमें लगभग 120 एन्क्लेव्स थे। मतलब बॉर्डर तो सीधी होती नहीं है तो नीचे अप डाउन सारा रहता है, तो ऐसे 120 एन्क्लेव्स बने थे। अभी शेख हसीना सरकार के साथ और भारत के साथ बैठकर इन सारे एन्क्लेव्स को बराबर करने का प्रयास किया गया कि भारत की 20 जो जमीन है वो बांग्लादेश को देना और बांग्लादेश की जमीन भारत में लेना करने का प्रयास किया गया। लेकिन ये बॉर्डर सीधे होने के बाद में भी 3 साल 4 साल के अंदर फिर से नए गांव कुछ क्रिएट होते हैं। मतलब आप समझे क्या हो रहा है? जब आपने इनक्लेव ठीक सीधे कर दिए उसके बाद भी लोग अंदर आके फिर से इनक्लेव बनाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया? तो घुसपैठ अभी भी निरंतर जारी थी। घुसपैठ का कारण क्या है? क्या करते हैं उससे? तो एक वोट एक बांग्लादेशी एक वोट है। मैं केवल असम का एक उदाहरण बताऊंगा, उससे आपको ध्यान में आ जाएगा। और ये सब कैसे रुकने वाला है उससे? एक वोट एक बांग्लादेशी एक वोट में कैसे परिवर्तित होता है, क्या सीक्वेंस रहता है उसका?
तो असल में बोडो है, बोडो ट्राइब जहां बैठती है वहां पर एक बोडो टेरिटोरियल काउंसिल है, बीटीसी, जहां बोडो लोग रहते हैं, बोडो ट्राइब के लोग। और उस टेरिटोरियल काउंसिल में लगभग 1,80,000 मुस्लिम लोग रहते थे। अब ये कौन है, कहां के, वहां के स्थानीय है कि बाहर के, ये अभी नहीं पता है, लेकिन 1,80,000 मुस्लिम लोग इस 33 लाख लोगों के बीच में बैठते हैं। जिस समय दंगे वहां पर हुए तो 2012 में दंगे हुए कोकराझार में, आप सब लोगों को याद होगा। उस 2012 के दंगों में जो वहां के बोडो ट्राइब के लोग हैं, उनके जमीनों पर, उनके मवेशियों पर पूरा कब्जा करने का इन लोगों ने प्रयास किया, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों ने। और उसका एक रिएक्शन बोडो लोगों ने दिया, एक मार्शल ट्राइब है, उसका एक रिएक्शन दिया। वो रिएक्शन क्या था, मार मार के अपने बीटीसी एरिया से सब लोगों को बाहर भेज दिया। अब जो बीटीसी से जो लोगों को बाहर भेज दिया, उनके लिए रेफ्यूजी कैंप बने। ये रेफ्यूजी वो रेफ्यूजी नहीं है जिनके लिए एक्ट हुआ है, ये वो रेफ्यूजी है वो उस दंगे में से निकलकर बाहर गए थे। अब 1,80,000 लोगों को बाहर कर दिया, तो वो जो रेफ्यूजी कैंप थे, स्कूलों के अंदर कैंप बने थे। 1200 बच्चे जिस स्कूल में बैठते हैं टेबल पर, उस स्कूल में रेफ्यूजी कैंप की संख्या कितनी थी, तो 20-20, 22-22 हजार लोगों को वहां पर भर्ती किया गया। और जब हमने सब रेफ्यूजी कैंप की टोटल जब की, तो उन सारे रेफ्यूजी कैंप की टोटल 4.5 लाख के ऊपर बनती। अब आप बताइए मुझे कि बीटीसी के अंदर कितने लोग थे जिनको बाहर निकाल दिया। मान लो सारे के सारे भी गए थे तो 1,80,000 थे। रेफ्यूजी कैंप में संख्या कितनी होनी चाहिए थी, बात समझ में आ रही है ना। रेफ्यूजी कैंप में संख्या कितनी होनी चाहिए थी, तो जितनी थी 1,80,000 होनी चाहिए थी। लेकिन 4.5 लाख लोग सारे रेफ्यूजी कैंप की टोटल करने के बाद निकलते हैं। जब हमने नंबर देखा तो हम तो हैरान हो गए कि कैसे हो सकता है। फिर हमने उस स्कूल में जाकर, हमने पत्रकार बनकर स्कूल में सर्वे किया और लोगों से बातचीत किया कि आप कौन से गांव से आए। तो पहली बार उन लोगों को भाषा ही समझ में नहीं आ रही थी। कौन से गांव से आए, गांव का नाम पूछा तो गांव का नाम तो बता दिया। गांव का नाम जब हमने नेट पर सर्च किया, वो गांव के नाम निकले बांग्लादेश के। और जब हम ब्रह्मपुत्र की तरफ बढ़े तो ध्यान में आया कि बोट भर भर के, ब्रह्मपुत्र जैसे क्रॉस करते उस तरफ बांग्लादेश है। केवल ब्रह्मपुत्र एक नदी है दो देशों के बीच में, और बोट भर भर के उस समय 2012 में लोगों को लाया गया। इस रेफ्यूजी कैंप में घुस के भरा गया। 3 महीने के बाद में बदरुद्दीन अजमल, एआईयूडीएफ के वहां के पॉलिटिकल पार्टी के नेता है, ये बदरुद्दीन अजमल कहते हैं कि ये रेफ्यूजी कैंप में जो लोग बैठे हैं इनको तुरंत शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि वहां के स्कूल की शिक्षा डिस्टर्ब हो रही है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है, इसलिए इनको शिफ्ट करना चाहिए। तो शिफ्ट कहां करेंगे, तो फिर बोंगाईगांव जो आसपास के जिले थे, ऐसे जिलों में इनको सरकारी जमीन पर इनको बिठाया जाएगा। सरकारी जमीन पर बिठाने के बाद में 6 महीने के बाद में इन सब लोगों के खाने पीने के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था की जाएगी। फिर धीरे से उनका वोटर आईडी कार्ड भी बनेगा। और 2 साल के बाद में जो लोकसभा चुनाव था, उस लोकसभा चुनाव में 2012 में दंगे हुए, 2014 में लोकसभा चुनाव था। इन 2 सालों में जितने भी लोग आए थे उन सबके वोटर आईडी कार्ड बन गए, वो वोटर करके स्थापित हुए। और 2014 में उन्होंने वोट डाला किसको, एआईयूडीएफ नाम की पार्टी को, जिसका पहले एक सांसद था। 2014 में उस पार्टी के 3 सांसद होते हैं, मतलब लगभग 30 विधानसभाओं पर इन जिन लोगों को लाया था उनको वोट में परिवर्तित करते हुए उनको वोट बैंक की राजनीति के तहत लाया गया। अब आप सोचिए कि जिन लोगों को लाया वोट बैंक के नाते, ये बिल का ये एक्ट लागू हो जाने के बाद जो जो लोग बांग्लादेशी के तौर पर पकड़े जाएंगे, सबसे पहले विद्यार्थी परिषद ने जो मांग की है क्या, डिटेक्ट,
डिलीट और तीसरा डिपोर्ट। तो डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट लिखी क्या आपने मांग लिखी एबीपी की? कितने लोगों ने लिखी मैंने बताने के बाद? क्या मांग है अपनी? डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। ये विद्यार्थी परिषद ने लगभग 83 में जैसे स्पीड में पहला अपना आंदोलन हुआ था, उस समय से आंदोलन ने की। तो जहां जहां बांग्लादेशी है वो डिटेक्ट होने चाहिए, जिस जिस लिस्ट में है, फिर वो वोटर में होगा, वो राशन कार्ड में होगा, उस सब लिस्ट से उनको डिलीट करना है। और तीसरा, भारत के बाहर उनको रिपोर्ट करना है। इन सब लोगों का वोटिंग राइट छीना जाएगा। जो बांग्लादेशी घुसपैठी है वो वोट डाल नहीं पाएगा, और जिस समय वो वोट डाल नहीं पाएगा, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इनको सिर पर उठाकर लेकर नहीं चलेगा। आज क्या है? आज वो एक वोट है, इसलिए सिर पर उठाकर लेकर आते हैं। और इसलिए ये एआईयूडीएफ की जो पार्टी है, ये 2005 में बनी। 2006 के विधानसभा चुनाव के असम में 1 साल के अंदर इस पार्टी को 10 सीट चुनकर आती है। कितनी? 10 सीट एक ही साल में। और 2011 के अगले चुनाव में इस पार्टी को 18 सीट मिलती है, और एक सांसद से 3 सांसद होती है। तो ये बदरुद्दीन अजमल एआईयूडीएफ पार्टी को किस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झटका लग गया होगा। और इसलिए असम में जो एक उथल पुथल सब शुरू हुई, किसके कारण हुई आप सब समझ सकते हैं। जब ये विभाजन हुआ, और ये आज लोग जो बोल रहे हैं कि ये एक्ट जो लाया है, ये सरकार ने मुसलमानों के ऊपर अत्याचार करने के लिए लाया, मुसलमानों को बाहर भेजने के लिए लाया है। और उसमें प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और सोनिया, ये तीनों भी जगह जगह देश भर में जाकर भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, मुसलमानों को भड़का रहे हैं कि आइए, सबको बनाइए, आपका अधिकार छीनने जा रहा है। लेकिन उसी कांग्रेस पार्टी के सब लोगों का मत क्या था जिस समय देश विभाजित हुआ था? हिंदू लोग पलायन करके जब आ रहे थे, उन हिंदुओं के लिए, जिस हिंदुओं के लिए इस सरकार ने अभी बिल अमेंडमेंट एक्ट किया है, एक्ट बनाया, उस समय इन लोगों के लिए यही कांग्रेस पार्टी के लोग क्या कहते थे, ये आप सुनिए। 26 सितंबर 1947 को महात्मा गांधी जी क्या कहते थे? महात्मा गांधी कहते हैं पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख हर नजरिए से भारत आ सकते हैं। अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते, उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना, ये भारत सरकार का अपना पहला कर्तव्य होगा। आज इस सरकार के नाम से लोग चिल्ला रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी उस समय कहते थे। उसके बाद महात्मा गांधी और जोड़ते हैं कि जिन लोगों को पाकिस्तान से भगाया गया था, किनको भगाया था आपको पता है, उन्हें पता होना चाहिए कि वे पूरे भारत के नागरिक थे। उन्हें यह महसूस करना चाहिए कि वो भारत की सेवा करने और उसकी महिमा से जुड़े रहने के लिए सदा पैदा हुए थे, इसलिए उनको सुरक्षित पद मिलनी चाहिए। भारत के अंदर आने के बाद मिलनी चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सांसद थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने जो बयान दिया था उस समय का वो देखिए, संघर्ष और पीड़ा का वह सिलसिला जारी है और बार बार संकट पैदा करता रहता है। मतलब विभाजन के बाद भी लोगों को बाहर पड़ रही थी। वर्तमान में यह अनुरूप रूप से, अनिवार्य रूप से पूर्व और पश्चिम बंगाल में अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का मुद्दा ये प्रभावी और प्राथमिकता का होना चाहिए। कौन कह रहा है? जवाहरलाल नेहरू क्या कहते देखिए, मुझे लगता है कि केंद्रीय राहत कोष का उपयोग, पैसे का उपयोग करना वांछनीय होगा, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार का आपातकालीन राहत के लिए किया जा सकता है, लेकिन जिसका उपयोग अब विशेष रूप से पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए। क्या सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका ने ये पढ़ा है क्या? पढ़ना चाहते नहीं है वो, क्योंकि वो यदि पढ़ लेंगे तो वो आज की राजनीति नहीं कर पाएंगे।
देश में जो हाथ से जमीन निकलती जा रही है वो समर्थन उनको मिलता इस मुद्दे से दिख रहा है। इसलिए जनता को बरगलाओ, झूठ बरगलाओ, लेकिन देश को अशांत बनाओ। और ये सरकार कैसे फेल है, इस वातावरण को दुनिया भर में बनाने के लिए छात्रों को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए, छात्रों को आगे बढ़ाते हुए देश में अशांति फैलाने का काम किया जा रहा है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, ये जो तमिलनाडु में कम्युनिस्ट पार्टी, केरल में सब जो विरोध कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी, आज वो कम्युनिस्ट पार्टी के एच.एन. मुखर्जी क्या कहते हैं, पाकिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ बातें की जा रही है। जो लोग आ रहे हैं और जो पहले यहाँ आ चुके हैं उन्हें शरणार्थी कहा जाता है। वे शरणार्थी नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टी का व्यक्ति उस समय का कहता है और आज के कम्युनिस्ट पार्टी क्या कहती है, समझने की जरूरत है। वो शरणार्थी नहीं है और इसलिए उन्हें एक घर उपलब्ध कराना होगा। यह देश उनका घर होना चाहिए। इसका मतलब हर एक हिंदू के बारे में उस समय के सब नेताओं के बीच में मन में एक जैसी धारणा थी, लेकिन फिर भी 70 साल लगे इस कांग्रेस को इन सारे अपनी बातों को यथार्थ में बदलने के लिए। क्यों? क्योंकि किसी एक वर्ग को खुश करने का प्रयास जब होता है तब कहेंगे 70 साल से अपने ही भारत के नागरिक भारतीय करके हो नहीं सकते हैं। यह देश की एक शोकांतिका है और इसीलिए इस बिल के तहत, इस एक्ट के तहत देश में जो बदलाव आने वाला है, इस बदलाव को समझने की जरूरत है। जनता के बीच में इस बदलाव को हमको लेके जाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा, मुस्लिम भाइयों को भी समझाना पड़ेगा कि भैया तुम्हारे दादा परदादा तो 47 के पहले के है ना, 71 के पहले के भी है ना, आपको जरूर नागरिकता मिलेगी, आप चिंता मत करिए। लेकिन कृपया जिन बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को हम बाहर भेजना चाहते हैं उनका साथ भी आप मत दीजिए। और जो देश में अशांति फैलाना चाहते हैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज के हितों के लिए, देश में अशांति फैला रहे हैं, ऐसे राजकीय नेताओं के साथ भी आप उनका साथ मत दीजिए। ऐसे हमारे मुस्लिम भाइयों को, दोस्तों को समझाने से भी परहेज हम सबको नहीं करना है। बड़े विश्वास के साथ आप चाहिए, अपने कॉलेज कैंपस में डिबेट को खड़े कीजिए। डिबेट से भागना नहीं है, डिबेट को वहां चर्चा शुरू करिए। अभी उत्तर प्रदेश में 144 लगा है, लेकिन जिस समय 144 हट जाएगा तो इसी उत्तर प्रदेश में आप सब लोग देखिए कि विद्यार्थी परिषद की जिस प्रकार से रैली आप सब लोग मिलकर निकालेंगे तो उत्तर प्रदेश के नागरिकों को भी सीएए क्या है ये हमको समझाने के लिए जाना पड़ेगा। एक सच्चा नागरिक के नाते घुसपैठियों को भगाना ये हम सबका दायित्व है, ये हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य बोध को उनको जगाना पड़ेगा। और इसलिए केवल अखबारों में न्यूज आ रही है, फॉरवर्ड हम कुछ कर रहे हैं सोशल मीडिया में, इतने से नहीं होगा, लोगों के साथ संवाद हमको करना पड़ेगा। कॉलेज कैंपस में, गांव में जाना पड़ेगा, जाएंगे। अब इसमें कोई बोल सकता है कि अरे आप तो सरकार के समर्थन में मैदान में उतर गए। यदि कोई कहता है तो हाँ, हम सरकार के समर्थन में उतरे हैं, लेकिन ये देश हित का मुद्दा है, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि यदि है तो केंद्र में किसी की भी सरकार हो, जब देश हित में निर्णय लेगी ये छात्र शक्ति उसके साथ खड़ी रहेगी। का परिचय है। सकारात्मक तरीके से हम देश में जागरण लाएंगे, लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। कुछ फोटोग्राफ मैंने जानबूझकर, ये पहले चल नहीं रहा था, लेकिन कुछ फोटोग्राफ आप जब इसको देखिए आपको ध्यान में आएगा कि किस प्रकार से कौन सी बॉर्डर पर क्या क्या किस प्रकार से लोगों को यात्राएं सहनी पड़ी है और कैसे विभाजन हुआ। और भी कुछ
साथ थोड़ा बताना चाहूंगा, केवल ये नहीं, इसके साथ भी कुछ जानकारी के लिए आपके विषय में होना चाहिए, वो भी मैं आपके साथ साथ बताना चाहूंगा। ये भारत विभाजन के पहले का भारत है, देख रहे हैं सब लोग, दिख रहा है? ये विभाजन के पहले का भारत है, और इसलिए बाद में ये अगला भारत है, लेकिन ये भी अगला भारत पूरा है क्या? तो ये भी पूरा नहीं है। नेक्स्ट, जो जम्मू कश्मीर है, ये जम्मू कश्मीर कैसा है? ये 4 शब्द लिखे उसमें, आधे लोगों को पता होगा, आधे लोगों को नहीं पता है। क्या क्या लिखा है उसमें? एक है पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, जिसके ऊपर कितना है? 78,000 स्क्वायर किलोमीटर, 78,000 स्क्वायर किलोमीटर। टोटल जम्मू कश्मीर जो है 2,02,000 स्क्वायर किलोमीटर का है, उसमें से 78,000 स्क्वायर किलोमीटर ये पाकिस्तान के कब्जे में आज है, जिसको हम पीओके कहते हैं, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। और वैसे ही पाक ऑक्युपाइड जम्मू भी है, यहाँ पर पीओके नहीं लिखा है, लेकिन जम्मू के आगे UT1 के आगे जो हिस्सा दिख रहा है हरा वाला, वो पीओके है, जिसको पाक ऑक्युपाइड जम्मू कहते हैं, यहाँ नहीं लिखा है। दूसरा हिस्सा है सीओके, वो क्या है? चाइना ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसको अक्साई चीन कहते हैं। चाइना ने अपने हिसाब से उसका नाम दे दिया, क्या? अक्साई चीन। ये 37,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो पूरा पट्टा दिख रहा है, ये 37,000 स्क्वायर किलोमीटर है। और उसके ऊपर जो है एक छोटा पट्टा दिख रहा होगा आपको, वो भी चाइना के पास है। अब ये UT1 और UT2 दिख रहा है, ये क्या है? यूनियन टेरिटरी 1, जिसको हम जम्मू कहते हैं, और यूनियन टेरिटरी 2 जो लद्दाख की है। अब जितना लद्दाख UT2 दिख रहा है, क्या इतना ही है क्या? कितना है? अभी हमारे पास इतना है, लेकिन कल जो मैंने बात कही थी कि भारत के नक्शे में पीओके नहीं रहेगा, वो जो पीओके नहीं रहेगा मतलब यूटी और पीओके जहां लिखा है ना, यूटी, पीओके और सीओके, ये सारा हिस्सा मतलब लद्दाख है। ये तीनों हिस्से मिलाकर लद्दाख बनता है। क्या भारत के हिस्से भारत में वापस आना चाहिए कि भारत के नागरिक अपना अधिकार के तौर पर इसको हासिल करने की मांग नहीं करते हैं, तो क्या वैश्विक स्तर पर यह गलत हो सकता है? क्या कभी भी गलत नहीं हो सकता है। और इसलिए यह आवाज भी उठती है कि यह हिस्सा भी वापस आना चाहिए, तो वो गलत नहीं है। इस बात को भी मन में पक्का रखिए। और इसीलिए मैंने कहा कि ये केवल 3 नहीं है, इसके बाद यदि लिस्ट बढ़ती जाएगी तो लोगों का विरोध देश में होता रहेगा। होने दीजिए, पीओके की जब बात आएगी तो वैश्विक स्तर पर भी विरोध होगा, होने दीजिए। लेकिन भारत की अपनी भूमि यदि हमको वापस लेनी है तो ये सब प्रकार का विषय चलता रहेगा। हमारी मानसिकता उस समय बड़ी स्तब्ध और स्थिर चाहिए कि भारत की भूमि वापस आना लाना ये हम सब लोगों का कर्तव्य है। भारत का नागरिक होने के नाते लोगों ने देश को आजादी दिलाई थी, भारत का पूर्ण रूप करना ये हम सब लोगों का दायित्व है, और वो ध्यान है हमको सतत रखना पड़ेगा। इस प्रकार से दिखता है जम्मू कश्मीर आज। 1,02,000 स्क्वायर किलोमीटर आज हमारे पास है। 2,22,000 में से स्क्वायर किलोमीटर से 1,02,000 स्क्वायर किलोमीटर, इतना ही जम्मू कश्मीर आज भारत के पास है।
बाकी वापस लाना है। चलो आगे। ये 1947 में जो विभाजन होने के बाद जो भारत का नक्शा है इसको आप देखिए, और ये किन शरणार्थियों के लिए एक्ट बना है इसको भी आप समझिए थोड़ा आगे। अब आप देखिए ये वेस्ट पाकिस्तान की बॉर्डर है, जहां पर पंजाब, सिंध, जो आज हम बलूचिस्तान कहते हैं, ये सारा बॉर्डर एरिया है। इस बॉर्डर से लोग जब विभाजन होने के बाद पलायन करके जो लोग आए, या इस बॉर्डर में रहने वाले जो लोग थे जिनको मजबूरन भागना पड़ा, ये वो बॉर्डर है। और दूसरी बॉर्डर है आगे जो आज बांग्लादेश है, उसमें ईस्ट पाकिस्तान था। इस बॉर्डर पर भी इसी प्रकार से हत्याकांड हुए, दंगे हुए और लोगों को पलायन करके मजबूरन आना पड़ा। अब मैं आपको बात पूछता हूं, धार्मिक आधार पर देश का जब विभाजन हुआ तब हिंदू भागकर वहां पकाना होती है तो भागकर कहां जाएगा? पाकिस्तान से भागकर हिंदू क्या बांग्लादेश में जाएगा? पाकिस्तान से भागकर हिंदू क्या अफगानिस्तान में जाएगा? कहां जाएगा? जहां उसको सुरक्षितता महसूस होती है, जहां उसको लगेगा कि हाँ मैं इस देश में सुरक्षित रह सकता हूं, उस देश में वो जाएगा। और वो देश भारत के अलावा दूसरा कहीं भी नहीं है। और इसलिए अब तक जो लोग आ चुके हैं उनके लिए ही ये बिल है, ये भी आप समझने की जरूरत है। लोग कहते क्या ये सरकार की वोट बैंक की राजनीति के लिए कर रहा है। वोट बैंक की राजनीति किसने की? इंदिरा गांधी ने सबसे पहले असम में खेती करने के लिए बांग्लादेशियों को लाया। घुसकर नहीं आए मुस्लिम लोग, बाद में आए, लेकिन सबसे पहले कांग्रेस पार्टी ने, इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश से खेती करने के लिए असम में लोगों को लाया था। वो क्या लोग था? खेती करने के लिए लाया था, वोट बैंक के लिए लाया था। तब से ये वोट बैंक की परंपरा किसने शुरू की? 2014 में उसको बंद कर रहे हैं, तो 14 के पहले वोट बैंक किसने लाया? वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप करने में क्या मतलब है, समझने की जरूरत है। कैसे मिथ्या भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक दो विषय में और आपको इस विषय के साथ जोड़कर बताऊंगा, फिर हम कुछ सवाल कर सकते हैं। क्या लिखा है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये दो नए विषय इस विषय से अलग हटकर है, लेकिन थोड़ा सा इस विषय से जुड़ा हुआ है, इसमें मैं बता देता हूं। ये क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये जो कॉरिडोर बन रहा है, थोड़ा आगे लो, 2400 किलोमीटर का पूरा कॉरिडोर है। और ये कॉरिडोर पाकिस्तान के गिलगित से शुरू होकर पूरा पाकिस्तान के बीच में से गद्वाल पोर्ट तक, समुद्र तक ये रास्ता आता है। और ये इकोनॉमिक कॉरिडोर कहता है कि जो चाइना के सारे जहाज, चाइना का सारा जो माल आज मलेशिया, सिंगापुर, नीचे हमारा अंडमान निकोबार, श्रीलंका, नीचे से होकर अफगानिस्तान में समुद्र के मार्ग से जो सारा माल जाता है, उस माल को कम समय में अफगानिस्तान उस एरिया में पहुंचाने के लिए चाइना ने पाकिस्तान का उपयोग किया। और 3.5 लाख करोड़ रुपया चाइना ने इस हिस्से में इन्वेस्ट किया है। 3.5 लाख करोड़ रुपया, 25 साल की बड़ी योजना है चाइना की। और ये सारा डायरेक्ट माल जो है चाइना से गद्वार के पोर्ट पर आएगा, गद्वार के पोर्ट से अमेरिका, ये अफगानिस्तान उस तरफ जाएगा, अरब खाड़ी में पूरा जाएगा। चाइना ने अपने इकोनॉमिक फायदे के लिए पाकिस्तान का पूरा इस्तेमाल किया है। अब हमारे लिए क्या समझने की जरूरत है? भारत की ये सरकार जिस तरीके से कदम उठाते जा रही है, कल का दिन पीओके के बारे में भी भारत ने अपना दावा शुरू कर दिया है। जैसे लद्दाख टेरिटरी बन गया, यूटी बन गया, उसके बाद चाइना का स्टेटमेंट आया, पता है आपको? आपने पढ़ा? जैसे लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गया, एक ढंग से लद्दाख टेरिटरी का जो एक बड़ा हिस्सा है उस पर भी हमारा दावा तुरंत बन गया।
जब तक जम्मू कश्मीर भारत का उस ढंग से 370 के कारण पूरा अधिकार नहीं बन पा रहा था, लेकिन जैसे ही 370 हटने के बाद लद्दाख यूनियन टेरिटरी बन गई। लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनते ही डायरेक्ट ये सारा हिस्सा जो है, ये सारा हिस्सा भारत का है। अब भारत जिस दिन चाहे उस दिन क्लेम कर सकता है, और ये डर चाइना को सता रहा है। और उसके कारण जिस समय लद्दाख यूनिटी बन गया, तो सबसे ऊपर जो आपको हिस्सा दिख रहा है गिलगित का, जहां चाइना लिखा हुआ है, वो लद्दाख का हिस्सा है। जो ऐसे ऊपर जो हिस्सा आया है वो लद्दाख का हिस्सा है, वो पाकिस्तान नहीं है, हमारे यूटी का हिस्सा है। और जिस समय वो यूटी का हिस्सा लिया जाएगा, उस समय चाइना के इस पूरे सपने पर पानी गिर जाएगा। उसके बाद उसका जो एंड आपको देख रहा है, इसका एंड जो है नीचे बलूचिस्तान में जाता है। और बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान से अलग होने के लिए बलूचिस्तान के नागरिक वहां पर आजादी के नारे लगा रहे हैं। अब आप सोचिए कि बलूचिस्तान भी बांधो अलग हो गया, तो इनका अंतिम छोर जो है, जो गद्वार पोर्ट में निकलता है, ग्वादर पोर्ट पर जो अंतिम छोर है, ये भी हाथ से चला जाएगा। मतलब पाकिस्तान का एक छोर और दूसरा छोर, जो दोनों भी उसका नहीं रहेगा, तो ये चाइना की इतनी बड़ी महत्वाकांक्षी योजना, इतना पैसा जो चाइना ने इन्वेस्ट किया है, वो एक क्षण में समाप्त हो जाएगा। चाइना को उसका डर लग रहा है। और इसलिए भारत के अंदर उथल-पुथल करना, भारत के कुछ पार्टियों को भी साथ में लेना, उनके एजेंडे से, उनकी बातों को हमारे यहाँ से लोग चिल्लाते हैं, उसकी भाषा है। कौन ये भाषा पढ़ा रहा है हमको? तो माओ के सबसे सच्चे पुत्र अपने आप को साबित करना चाहते हैं, और इसलिए माओ की बात वो बोलते हैं, देश के टुकड़े होने चाहिए, ये बात वो बोलते हैं। इस भारत देश को एक राष्ट्र नहीं देखना चाहते, देश के टुकड़े टुकड़े देखना चाहते हैं। और ऐसे लोगों की बात क्या देश की जनता सही में सुननी चाहेगी? जैसे लोगों को ध्यान में आ गया कि इस पूरे आंदोलन के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, धीरे धीरे आंदोलन पूरा ठंडा हो गया ना। जनता भारत की समझदार है, जल्दी समझ जाती है, क्योंकि हमको जागरण करना पड़ेगा थोड़ा। ये वो कॉरिडोर है, ये दूसरी महत्वाकांक्षी योजना चाइना की है, जिसमें आप ऊपर की जो लाइन देख रहे हैं, वो है वन रोड वन बेल्ट। सबसे ऊपर देख रहे हैं ना, वन बेल्ट वन रोड, और नीचे से ये सारा ट्रैफिक है बीच में, यहाँ से उसका माल अभी जा रहा है। लेकिन वो उसको भी जैसे पता चला कि ये सब कुछ समीकरण बनने वाले हैं, उसने सीधा भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तीनों को छोड़ दिया। उसके ऊपर से रशिया से डायरेक्ट वो एक रास्ता बना रहा है, जिसको वन रोड वन बेल्ट बोलते हैं। लेकिन इस दूसरी महत्वाकांक्षी योजना में बाकी सारे जो राष्ट्र है, जो ईरान और बीच में से जो लाइन जा रही है, तुर्की वगैरह, इन सब राष्ट्रों ने इसका विरोध करने का तय कर लिया। क्यों? क्योंकि चाइना जैसे विस्तारवादी दृष्टिकोण रखता है, मतलब लोगों की, देशों की जमीन हड़पने का जो उसका विस्तारवादी दृष्टिकोण है, लोग सोचते हैं कि अरे ये यहाँ से जाना शुरू कर देगा तो इस रास्ते के द्वारा वो अपनी सेना को भी ला सकता है और अपने देशों के ऊपर भी कब्जा कर सकता है। इस भविष्य के संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए आज उसका भी विरोध हो रहा है। और इसलिए वन बेल्ट वन रोड, चाइना इकोनॉमिक, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इन सारी बातों को भी हम जैसे छात्रों को, कार्यकर्ताओं को थोड़ा थोड़ा जरूर समझना चाहिए। जिसका इंटरेस्ट है वो इसके और डिटेल में भी जा सकता है। ये वो गद्वार पोर्ट है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा पैसा चाइना ने इन्वेस्ट किया है, और ये आता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान यदि चला जाता है तो बलूचिस्तान के ऊपर कोई बंधन नहीं है कि चाइना की सब गति माने। यदि वो स्वतंत्र हो जाता है तो चाइना का ये सपना भी निष्प्रभ हो जाएगा। आगे ऐसे दो विषय मैंने जानकारी के लिए आपके साथ जोड़कर बता दी है कि देश के अंदर वातावरण खराब करना है तो बहुत सारे विषयों को जानबूझकर लोग प्लान करते हैं,
हम सब लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ के अरुंधति राय या मेधा पाटकर ऐसे लोग जब डैम का विरोध करते हैं और पर्यावरण के नाम पर, पर्यावरण को सुरक्षित रखना चाहिए इसके नाम पर मैदान में उतरते हैं, तब ध्यान में आ रहा है कि इनकी फंडिंग कहां से हो रही है। भारत में बड़े बड़े डैम बन जाए, बड़े बड़े इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट यहाँ पर आ जाए, लोगों को रोजगार मिले, इंडस्ट्री डेवलप हो जाए, तो भारत भी चाइना के साथ कंपेयर कर सकता है, ये चाइना को पता है। और इसलिए ऐसे डैम का ही विरोध करना चाहिए। ऐसे डैम के विरोध करने वाले लोग भी हमको दिखते हैं, जेल के अंदर ताले लगाने वाले लोगों को मिलते हैं। और इसलिए इस बात को समझने की जरूरत है कि भारत के अंदर यदि अशांति फैलती है तो ये अपने आप नहीं होता है, पत्थर कहीं और से आया होता है। इस थोड़े से षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। मैंने कुछ बातें रखी है, आपके मन में मान लो इसको लेकर कुछ सवाल होगा तो एक 5-7 मिनट हम 3-4 सवाल कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद। सत्र समाप्त हुआ। अगर किसी के पास कोई सवाल हो वो भी अपने प्रश्न रख सकता है। हेलो बेटा, कोई प्रश्न पूछना चाहता है? मैं आ रहा हूँ, पीछे आ रहा हूँ आपके पास में। हाँ मेरा अविनाश गुप्ता है। वैसे मेरा सवाल है कि मैं पता है कि AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठ का समर्थन करता है, तो AIUDF पर बदल किया जाता है। हमें पता है कि AIUDF बांग्लादेशी घुसपैठ का समर्थन करता है या उसमें शामिल पाया जाता है, तो हम उस राजनीतिक संगठन पर प्रतिबंध करने जाते हैं। ऐसे पॉलिटिकल पार्टी पर प्रतिबंध लगाना भारत के लोकतांत्रिक पद्धति में हम उसको वैसे साबित नहीं कर सकते। पार्टी उस हिसाब से ही चल रही है, लेकिन ये आकलन जो है, ये आकलन हम सब लोग जानते हैं किस प्रकार से हो रहा है। उनको वोट देना, उनका वोटिंग राइट बनना, इसके खिलाफ विद्यार्थी परिषद ने लगातार मांग की है, आंदोलन भी चलता रहा है। और इसीलिए आज पूरे देश भर में ये AIUDF का चरित्र क्या है ये लोग जानते हैं। लेकिन ऐसे किसी पार्टी को एकदम से समाप्त करना, ये जब तक ऐसे आधार डॉक्यूमेंट्स कुछ रहने से हम ऐसे ही उसको समाप्त नहीं कर सकते। दूसरी बात, जब तक पॉलिटिकल विल पावर स्ट्रांग होगा सब लोगों का, इंक्लूडिंग केंद्र राज्य सबका, इन सारे चीजों पर रोक लगाई जा सकती है। और इसीलिए परमानेंट सॉल्यूशन कुछ एक किसी पार्टी को समाप्त करने का सॉल्यूशन नहीं है, बात समझ रहे ना। और दूसरी पार्टी खड़ी हो जाएगी। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन यदि करना है तो ऐसे एक्ट को लाकर NRC को अपडेट करके यही परमानेंट सॉल्यूशन है। अच्छा, थोड़ा सा ये नहीं क्लियर हुआ कि शरणार्थी कैसे हो जाते हैं कोई व्यक्ति, मतलब जो भी आते हैं, और घुसपैठिए कब कहे जाएंगे? जो मैंने बताया है आपको, शायद ध्यान है कि नहीं आपको। इन देशों में जो प्रताड़ित होकर हिंदू वहां से भागकर आया, छह बताया ना मैंने, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इन 3 देशों के माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, ये वहां से प्रताड़ित होकर जब भारत में प्रवेश करना पड़ता है और कब कब आना पड़ा ये भी मैंने बताया। उन सब लोगों को हम शरणार्थी कहते हैं।
और जो कॉन्स्पिरेसी के तहत डेमोग्राफी चेंज करने के लिए जानबूझकर प्रवेश करता है, उसको हम एक घुसपैठी के रूप में हम उसका प्रवेश मानते हैं। मुझे लगता है कि दोनों विषय मैंने रखे हैं, शायद इस शब्द का इस्तेमाल एक साथ नहीं किया, इसलिए आपको ध्यान में आया। अभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? भाई साहब, जो ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, इसमें अगर चाइना सफल रहता है और इसके बाद में वो अपने वस्तु का आयात निर्यात करता है अफगानिस्तान में, इसके बाद वो हिस्सा भारत को मिल जाता है, तो क्या चाइना इस मुद्दे को लेकर किसी कोर्ट में जा सकता है क्या? कोर्ट में वो जा नहीं सकता है, क्योंकि भारत की जमीन पर भारत का पहला अधिकार, भारत को उसके साथ कोर्ट में जाना पड़ेगा। इंटरनेशनल ग्रीवेंस कोर्ट में जा सकता है, लेकिन वहां उसको पता है कि इस बार चाइना कभी भी कोर्ट पर नहीं जाएगा, वो आएगा तो सीधा आमने सामने आएगा। हमको सीधा आमने सामने की तैयारी रखनी पड़ेगी और उसके लिए हम तैयार हैं। भारत 62 का भारत नहीं है, ये चाइना जानता है आज। इसलिए डोकलाम में जब आकर बैठा था, तो डोकलाम से 15 दिन के अंदर चाइना को अपनी सेना वापस लेके जाना पड़ा। यदि 62 वाला चाइना होता और 62 वाला भारत होता, तो आज और दूसरा 62 हो जाता। समझ रहे ना? इसलिए चाइना भी बहुत युद्ध करने के फेवर में नहीं है, नहीं कर पाएगा। भाई साहब, ये जो डिटेंशन कैंप बनाया जाता है, जिसमें मतलब जो रिफ्यूजीज हैं या जो भगोड़े किया जाता है दूसरे देश से जो आए हुए घुसपैठी है हमारे देश में, तो ये डिटेंशन कैंप तक पहुंचाने और फिर वहां से उनके देश वापस भेजने की किस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है? वो भारत में अपने यहाँ फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट है। क्या है? फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट। इन सब लोगों को जो ऐसे लिस्ट में नहीं है, उन सब लोगों को एक कैंप में वहां पर रखा जाता है। रखा जाता है मतलब कोई कैदी की तरह नहीं होते वो, ये भी क्लियर कर लीजिए आप। लोगों के मन में ये भी बहुत बड़ी धारणा है कि डिटेंशन कैंप मतलब कैदियों को जैसा रखा जाता है वैसा होगा। ऐसे नहीं है, वहां रहने की व्यवस्था होती है, ठीक से सरकार व्यवस्था करती है। जब तक ये उन देश के साथ निगोशिएशन नहीं होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बातचीत होकर दोनों देशों की सहमति जिस समय बनेगी, उस समय उनको लोगों को शिफ्ट किया जाता है और अपने एक्ट के तहत इन सब लोगों को उस एक्ट के तहत वहां पर रखा जाएगा। फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल एक्ट के तहत ऊपर उन सब लोगों को वहां से शिफ्ट करने के लिए भारत की सरकार और बांग्लादेश की सरकार, भारत की सरकार, पाकिस्तान की सरकार, इनके साथ बातचीत होगी। जहां बातचीत से हल निकल गया वहां बातचीत से हल होगा, नहीं तो उसके और रास्ते भी हो सकते हैं, और भी कोई रास्ता उसके लिए अपनाया जा सकता है। और मुझे लगता है कि उसके लिए देश की संसद सक्षम है कि जो इन सब शरारती घुसपैठियों का क्या करना चाहिए, इसका भी विचार देश की संसद सब लोग मिलकर करेंगे। ऐसा इसमें बताया गया है 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हुए शरणार्थियों को ही भारत की नागरिकता दी जाएगी। अगर इसके बाद जो आया 31 दिसंबर 2014 के जो बाद आए हैं, अगर क्या उनका क्या किया जाएगा? उनके लिए क्या नागरिकता? ऐसा है, अभी ये जो अमेंडमेंट हुआ है वो पहले जो आए शरणार्थी है उनको नागरिकता दिलाने के लिए ही ये था। आप इस बात को समझिए। अब तक जो लोग आए वो विशेष परिस्थितियों में उनको आना पड़ा है, जिसके लिए मैंने विषय रखा कि उनकी कोई गलती नहीं थी उसमें। हर समय जिस प्रकार से लोग आए हैं वहां प्रताड़ित होकर आए, इस प्रकार का विषय था। और इसीलिए अब तक जो लोग आए उनके लिए ये अमेंडमेंट हुआ है। यदि हम ऐसे प्रावधान खुले रखेंगे तो जहां वो सुखी है व्यक्ति, वो भी वहां पर भारत में आना चाहेगा। और नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर में मान लो कुछ लोग आते हैं तो उनके बारे में क्या करना चाहिए? देश की संसद फिर से है ना, देश की संसद फिर से एक बार सब लोग मिलकर कोई निर्णय लेंगे
लेकिन अभी खुला प्रावधान नहीं। अब एक अंतिम प्रश्न है, उसके बाद सत्र समाप्त है। भाई साहब, जो ककोरी कांड के बाद जो दांगे हुए थे उनमें 1,80,000 आपने बताया था, जो मेरे भाई काकोरी नहीं है वो, काकोरी अपना यहाँ पर आ जाता है, वो कोकरा जा रहा है। चलो ठीक है, मैं बाकी सब लोगों के लिए क्लियर कर रहा हूँ, कोकरा जा रहा है, काकोरी नहीं। हाँ, कोकरा था भाई साहब, कोकरा था, कोकरा जहाँ था उसमें 1,80,000 थे। उसके बाद वो जब भाग के गए तो 4.5 लाख हो गए भाई साहब। तो उनके लिए जब भी तत्काल बाहर क्यों नहीं दिया गया भाई साहब? सवाल आपका बहुत होगा, आपने सवाल इनका सही नहीं था, कोई कंफ्यूजन में है। सत्र समाप्त हुआ।